हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, सभी के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तैयार हो जाइएगा, एक बार शेयर कर दे ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। इसके बिना मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा अयौगीकरण क्या होता है? हरे पौधे। देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा अयौगीकरण है हरे पौधे। हरे पौधों को मिलता है सौर ऊर्जा। देखिए होता क्या है, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं ना, वो है प्रकाश। देखिए प्रकाश जरूरी है, तो कहाँ से मिलता है? वो सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो 33% भूमि पर वन होना चाहिए। अगला, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। कौन सा? सजने खाली जंगल ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। किस पर? यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, पाद पलायन। तो दोस्तों, पाद पलय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। क्या हो जाता है? पादपों का उगना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। कौन सी कृषि? कार्बनिक कृषि जो है ना, कौन सी कृषि है? कार्बनिक जो कृषि है पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्यों? तो रात्रि के समय इसलिए पुष्पित होते हैं कि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। देखिए, पुष्पों का जो प्रजनन होता है वो कई प्रकार से, कीटों के माध्यम से हो जाता है, वायु के माध्यम से हो जाता है और पानी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले जीव को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जीरोफाइटा। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी जो है कि संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। किसने किया? ग्रीनेल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। क्या है? सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो समुद्र है आपका। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित करता है। क्या करता है डायोड? डायोड क्या करता है? धारा को जो है ना एक दिशा में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक दिष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिष्ट धारा बोलते हैं। नेक्स्ट, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक दिशा में बहती है, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि डायोड जो है एक दिष्ट धारा है। क्या है डायोड? डायोड आपका एक दिष्ट धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। क्या है? सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के समविरचनन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर करते रहे ध्यान से। और जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो, सभी को एक बार जितने साथी देख रहे हैं सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, आप शेयर कर दिए ताकि पढ़ने वाले साथियों के पास वीडियो पहुँच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया?
यूरेनियम विखंडन के आधार पर। किसके आधार पर किया था? यूरेनियम विखंडन के आधार पर किया था। नेक्स्ट, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका उपयोग करते हैं रॉकेट में। किसमें करते हैं? रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? किसके लिए? विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो यूरेनियम का प्रयोग। किसका करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो अपन साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, कम समय में आपको 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपको आधे घंटे में दे दी जा रहा है। तो ये रिवीजन का जो समय है, रेलवे के लिए जो रिवीजन का समय है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए ये रिवीजन का समय है। तो ये तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन से। क्या? नाभिकीय संयोजन, या इसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोला जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संयोजन बोल दो या नाभिकीय संलयन। जितने तारे होते हैं सभी तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई हैं, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना, रट लेना अच्छे से। जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है। इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई, एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं।
यकीन मानिए दोस्तों ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो श्रव्य है बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि का जो ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। कहने का मतलब ये है, अब समझिएगा ध्यान से, ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बरसात के मौसम में जब बिजली गरजती है, क्या होती है बरसात के मौसम में जब बिजली गरजती है, तो देखोगे जब बिजली गरजती है तो प्रकाश जो है, क्या प्रकाश पहले हमको दिखाई देता है, फिर जो गर्जना की जो आवाज़ है हमको बाद में सुनाई देती है। क्या होता है, प्रकाश पहले दिखाई देता है, गर्जना की आवाज़ बाद में सुनते हैं। क्योंकि होता क्या है, प्रकाश का जो वेग है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है ध्वनि के वेग से अधिक है। नेक्स्ट, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया है, अतिचालकता का। किसका प्रयोग करते हैं, अतिचालकता का। नेक्स्ट देखिएगा, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो तारा होता है, जैसे सूर्य हो गया, जिस तारा होता है, जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम। कौन सी, जर्मेनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म तरंग। कौन सा, सूक्ष्म तरंगे। किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। जैसे रेडियो के तरंगे कभी क्या करते हैं, देखो कभी क्या होता है, रेडियो जो होता है ना, रेडियो में सिग्नल नहीं बताता है, क्योंकि होता क्या है, जो संकेत इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि पृथ्वी क्या है, वक्राकार है पृथ्वी, इसलिए संकेत नहीं मिल पाते। नेक्स्ट, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वी वक्रता है। अगला, रडार का उपयोग। तो रडार का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाज़ों में करते हैं, वायुयान में करते हैं। क्या करते हैं, वायुयान में, जिसे हमको रास्ता ढूंढना है वायुयान में, तो रडार का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी द्वारा। किस द्वारा लिया जाता है, तो त्रिविमीय जो चित्र है होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 33 नंबर क्वेश्चन है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला। कौन सा अग्निशामक, झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, CO2 गैस। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है अग्निशामक में, CO2 गैस प्रयुक्त होती। चलिए बताइए अब आंसर। तो ये 34 समझ में आ गया। अग्निशामक में जो प्रयोग होता है CO2। देखिए CO2 का कई बार ना पूछते हैं भार, तो कैसे ज्ञात करना है भार, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो 32 2 34, 10 44, क्या हो जाएगा 34 10 44। नेक्स्ट देखिएगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। क्या सर्वोत्तम ईंधन, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के एक अणु को मिलाते हो तो बनता है प्रोड्यूसर गैस बनता है। क्या बनता है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसका प्रयोग नोदक और रॉकेट के ईंधन में करते हैं, तो द्रव हाइड्रोजन को मिलाते हैं द्रव ऑक्सीजन से। क्या, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट, उत्प्रेरक कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया, बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक करता क्या है, आप समझिए। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को धीमा या तेज करने का काम करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो उत्प्रेरक होता है यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को धीमा तेज करने के काम आता है। इसको बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक विष क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन ये क्या होता है, तो ये क्रिया निरोधक होता है। क्या होता है, ये क्रिया निरोधक होता है। नेक्स्ट, जैविक उत्प्रेरक
बायोकैटलिस्ट एक एंजाइम है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक जो होता है बायोकैटलिस्ट एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, किसके? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो आपका Ne है। क्या है? Ne। नेक्स्ट, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शीर्ष कक्ष में होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। देखिए शीर्ष कक्ष ये प्रक्रम होता है, शीर्ष कक्ष का जो प्रक्रम होता है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयोग में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? बताइए। क्या दोस्तों? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज। कौन सा? जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अगर परमाणु भार पूछ दिया सल्फ्यूरिक अम्ल तो 98 होता है। हम निकाल के बता देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का। देखिए जो कुछ यौगिक होते हैं ना उनका आपको परमाणु भार याद रहना चाहिए, क्योंकि मतलब याद ही कर लीजिए कुछ का, अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, पेपर पर निकाल लीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि उसमें जो होता है उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम चूर्ण होता है। क्या होता है उत्प्रेरक? उत्प्रेरक का नाम है प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका प्रयोग होते हैं? मॉलिब्डेनम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो संक्रियण ऊर्जा काम करता है। क्या करता है? देखिए उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा मतलब होता क्या है? देखिए उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की गति को धीमा या तेज करने का काम करता है। कौन? उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। किसने किया था? डोबेराइनर ने बताया था त्रिक नियम। तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था दोस्तों तो डोबेराइनर साहब ने किया था। उन्होंने बताया था, क्या बताया था उन्होंने बताया तत्वों का, उन्होंने क्या बताया था? डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या बताया था? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा, ये बताया था उसने। नेक्स्ट, लेजर बीम का उपयोग गुर्दे की चिकित्सा में किसमें करते हैं? लेजर बीम का उपयोग, तो लेजर बीम का जो उपयोग करते हैं गुर्दे की चिकित्सा में करते हैं। चलिए, और जितने भी साथी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लें। देखिए जितने भी साथी पढ़ रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट, लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमी प्रतिबिंब बनने से जो त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने संबंधित होते हैं उसको बोलते हैं होलोग्राफ। कुल मिला के ये समझिएगा, त्रिविमी अगर प्रतिबिंब बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? होलोग्राफ की आवश्यकता होगी। क्या करना है? त्रिविमी अगर प्रतिबिंब बनाना है तो होलोग्राफ की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं से जो आगामी एग्जाम है उसमें आने के चांस है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, लेजर किरण होती है क्या? केवल एक रंग की होती है। क्या होती है? लेजर किरण केवल एक रंग की होती है। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहते हैं उसको। देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, समस्थानिक है। अगर समझिएगा, परमाणु क्रमांक अगर समान है तो समस्थानिक, परमाणु भार समान है तो समभारिक। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक, परमाणु भार अगर समान है तो समभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर।
किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। किसने बनाया था? सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। अगला क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो किससे आंकी जाती है दोस्तों? आर्गन, पोटेशियम आर्गन विधि से। प्राचीन सेल समूह की अगर आयु नापना है तो पोटेशियम आर्गन विधि से नापते हैं। और देखिएगा, अगर आपको जीवाश्म की आयु नापना है तो जीवाश्म की आयु अगर ज्ञात करना है तो कार्बन डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु अगर ज्ञात करना है तो यूरेनियम विधि है। पेड़ों की आयु ज्ञात करना है तो वार्षिक बलय से आप पेड़ों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो भारी जल का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। किस में करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, उसी का निष्कर्ष है। सापेक्षता के सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध। ये चीज आप समझिएगा। नेक्स्ट, एक प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, क्या? एक प्रकाश विद्युत सेल, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत में। प्रकाश को विद्युत में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना, ये होता है सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान है आपका लखनऊ यूपी में है। कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। अगला, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जलमंडल। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल। 3 भाग में पानी है, आप समझ लीजिए। कितने भाग में पानी है? 3 भाग में, इसलिए सबसे बड़ा जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र किसको निरूपित करता है? जल जीवशाला को निरूपित करता है। किसको करता है? जल जीवशाला को, जल और जीव को निरूपित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिए आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? सिंपल से क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है? संकटापन्न जो प्रजाति है, मतलब जिन प्रजातियों में 1-2 जीव बच्चे होते हैं, है ना। अब 1-2 जीव बच्चे हैं, अगर उनका भी निधन हो गया किसी कारणवश से तो वो जो प्रजाति है विलुप्त हो जाएंगी, उसको बोलते हैं संकटापन्न प्रजातियां। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक में किनको रखते हैं? संकटापन्न प्रजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिस्थिति का संतुलन तो वन उन्मूलन के कारण है। क्या है इसका कारण? परिस्थितिक जो असंतुलन है वन उन्मूलन के कारण होता है। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक तो मानव गतिविधियां हैं। क्या है? मानव गतिविधियां। क्या दोस्तों? प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो है मानव गतिविधियां हैं। क्या है? मानव गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विरासत का वन। क्या दोस्तों? वैश्विक विरासत का वन जो है माना जाता है किसको? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। किसको मानते हैं? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है फाइकोसाइनिन, क्या बोलते हैं? फाइकोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोसाइनिन। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना आपको, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि देखिएगा कई एग्जाम का निष्कर्ष जो निकलता है क्वेश्चनों का, उन क्वेश्चनों को आपको करवा रहे हैं। देखिए हाँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई लोग, शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतने साथ ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए अगला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है, जीवों पेड़ पौधे की जो प्रजातियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
तो जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 74। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न रोग होता है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9.0 ppm से। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप। तो यह जल हायसिंथ है। कौन है? जल हायसिंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या? प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, तो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करते जाइए आंसर। हाँ, सोडियम के लिए देखिए सोडियम के लिए जो है एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या हो जाता है? मैग्नीशियम। अब हम इसमें आपको समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, किसी परमाणु से अगर बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। तो 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का, तो एक बढ़ गया 12 परमाणु क्रमांक। तो 12 परमाणु क्रमांक कितना हो, किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी जो क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल जो है 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीना का समय। कितना लगेगा? 8 महीना का समय लगेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। देखिए, अगर आपको जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना है तो कार्बन डेंटिंग, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम डेंटिंग, पेड़ों की आयु ज्ञात करना है तो वार्षिक बल है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। देखिए रेडियो 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहे हैं? रेडियो कार्बन डेंटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। इसका निर्धारण होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है किसमें? रेडियो कार्बन डेंटिंग में। C14। कार्बन डेंटिंग में किसका प्रयोग करते हैं? C14 का प्रयोग करते हैं। देखिए कार्बन के ना, समझिएगा, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं कार्बन के? तो कार्बन के 2 समस्थानिक है। एक होता है C12, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। मतलब देखिएगा, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और एक का होता है 14। तो C14 जो है ना, उसका प्रयोग करते हैं कार्बन डेंटिंग में। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। और परमाणु बम में क्या होता है? तो परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन होता है। देखिए हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है वो तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? वाष्पीकरण की जो दर है दोस्तों तेज होती है, इसलिए क्या होता है? ओस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल किसमें होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। क्या होता है? जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस कारण से जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण होता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जल ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण होते रहता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जो कण होते हैं ना, कण के माध्यम से। आप देखिएगा, अब घड़ा एकदम सूखा लीजिए, सूखा घड़ा में अगर पानी भर दीजिए तो घड़ा में पानी अगर भर देंगे सूखे घड़े में, तो आप देखेंगे
10-20 मिनट बाद क्या हो जाता है, घड़े का जो बाहरी वाला भाग है वो भी गीला हो जाता है। क्यों? वाष्पीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण होता है, इसलिए जल क्या होता है, ठंडा बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका क्या कारण होता है? तो कारण ये होता है, गिलास के पानी में अगर पानी को जमाना है, क्या पानी को जमाना है, उसमें से कुछ ऊष्मा बाहर निकालनी होगी। क्या होगी? उसमें से कुछ ऊष्मा जो है बाहर निकालनी होगी, तभी पानी जमेगा। तो यही है, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ देख लिया हमारे साथ लास्ट तक। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेशन में लास्ट तक बने रहिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। लास्ट तक अगर बने रहेंगे सेशन में तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। देखिए नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। देखिए अब इसको हम समझा रहे हैं। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि होती है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अब समझिए, वायु दाब बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, वायु दाब घटेगा क्वथनांक घटेगा। प्रेशर कुकर में जो कुकर होता है, पर कुकर में दाल बनाते हैं, क्या करते हैं, कुकर में दाल बनाते हैं, कुकर में चावल बनाते हैं, तो कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। जब ढक्कन बंद कर देते हैं तो होता क्या है आप समझिएगा, जैसे अगर हम कुकर में दाल बना रहे हैं तो ढक्कन बंद है तो अंदर की क्या हो जाएगा, अंदर का दाब जो है बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब जब क्वथनांक बढ़ जाता है मतलब 100 से और ज़्यादा 120 पर पानी उबलेगा, तो 120 पर जब खाना बनेगा, 120 डिग्री पर, तो खाना जल्दी बन जाता है। पहाड़ों में क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब क्वथनांक कम हो जाता है खाना लेट पकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, क्या बोलते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो होता क्या है, फ्रिज के जो अंदर है आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर लेता है। आप देखो पैकेट में बिस्किट रखी हुई है, बिस्किट को आप पैकेट से निकाल कर रख दीजिए, वो बिस्किट क्या हो जाएगा, विकस टाइप से जाएगा, तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें नमी प्रवेश कर जाती है। तो ये होता है। नेक्स्ट देखिए, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज ओढ़ लेना अच्छा लाभदायक है, क्यों? समझिएगा, होता क्या है कि एक मोटी की अपेक्षा आप 2 पतला पतला कमीज ओढ़ लो। समझिए होता क्या है, तो 2 पतली पतली कमीज है तो एक कमीज से वायु तो पार कर जाएगी, लेकिन दूसरे से कुछ वायु ही पार कर जाएगी, कुछ वायु जो है दोनों कमीज के बीच में फंस जाएगी वायु। जब दोनों कमीज के बीच में वायु फंस जाएगी तो वो वायु जो होती है गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो यही है, 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री पर। पानी का जो घनत्व है अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री पर होता है अधिकतम। नेक्स्ट देख लीजिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। जो सोलर कुकर को गर्म करता है अवरक्त किरण गर्म करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी कब उबलता है? बताइए, पानी उबलता कब है? पानी तब उबलता है जब वाष्प दाब वातावरण दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। क्या दोस्तों, हमने क्या बोला कि पानी कब उबलता है? तो पानी तब उबलेगा जब वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब पानी उबलता है। नेक्स्ट देखिएगा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? किसमें? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो गिलास में पानी का तल हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। किसमें? गिलास में पानी का जो तल होगा अपरिवर्तित रहेगा। ये तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। इतना क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी दोस्त एक बार शेयर करेंगे सभी को,
चैनल में पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है, वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जैसे वीडियो डलेगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ज़रूरी है दोस्तों। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।